नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। जनता मांगे जवाब में आज बात करेंगे सीएए को लेकर। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता संशोधन कानून सीएए की अधिसूचना जारी की गई। सीएए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए इस पर सवाल भी उठाए। सीएए लागू होने पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा का मुख्य उद्देश्य एनआरसी और एनपीआर लागू करना है। विपक्ष ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए की अधिसूचना जारी किए जाने की आलोचना करते हुए इसके समय पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सीएए को अधिसूचित करने का समय स्पष्ट रूप से लोकसभा चुनावों, खासकर बंगाल और असम में ध्रुवीकरण करने के लिए निर्धारित किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम देश भर में लागू हो गया है और इससे जुड़े नियम भी अधिसूचित कर दिए गए हैं। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए बिना दस्तावेज वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान है, लेकिन देश में ऐसे भी कई राज्य हैं जो सीएए के दायरे से बाहर रहेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा, जिनमें संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा प्राप्त क्षेत्र भी शामिल है। विपक्ष का कहना है कि इसमें मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और जानबूझकर अवैध घोषित किए जा सकते हैं। वहीं बिना वैध दस्तावेजों के भी बाकियों को जगह मिल सकती है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की सबसे बड़ी वजह यही है। विरोध करने वाले इस कानून को एंटी मुस्लिम बताते हैं। उनका कहना है कि जब नागरिकता देनी है तो उसे धर्म के आधार पर क्यों दिया जा रहा है, इसमें मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा। इस पर सरकार का तर्क है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक देश हैं और यहाँ पर गैर मुस्लिमों को धर्म के आधार पर सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। इसी कारण गैर मुस्लिम यहां से भागकर भारत आए हैं, इसलिए गैर मुस्लिमों को ही इसमें शामिल किया गया है। निश्चित तौर पर देखिए, बहुत सारी चीजों को बनाया गया है, तय किया गया है। जो गाइडलाइंस हैं, जो नियम हैं, तमाम चीजें इसके अंतर्गत आती हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल इसको लागू भी कर दिया गया है। और अब जो विरोध आ रहा है उनमें सबकी अपनी एक अलग अलग राय है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देख लीजिए खास रिपोर्ट। देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए लागू हो गया है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुस्लिम समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखा गया है, इसलिए उन्हें लगता है कि भेदभाव किया जा रहा है। हालांकि सरकार का तर्क है कि इन तीनों देशों में मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक में आता है, जबकि सीएए के दायरे में लाए गए 6 गैर मुस्लिम समुदाय वहां अल्पसंख्यक में गिने जाते हैं। वहां उन्हें धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए तंग आकर ऐसे शरणार्थी सालों पहले भारत में आकर बस गए हैं। सीएए के तहत भले ही तीनों पड़ोसी देशों से आए मुस्लिम समुदाय के लोग भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, लेकिन पुराने कानून के तहत दावा कर सकते हैं। विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता पाने के लिए पुराने कानून की मदद लेनी होगी। इतना ही नहीं, पुराने कानून की मदद से ही सिंगर अदनान सामी ने 2016 में भारतीय नागरिकता हासिल की थी। 2019 में गृह मंत्रालय ने भी बताया था कि पिछले 6 वर्षों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए करीब 4000 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है। इनमें सैकड़ों मुस्लिम भी शामिल हैं। सरकार का कहना था कि ऐसे शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलती रहेगी जो पात्रता पूरी करते हैं। सीएए विदेश के किसी भी धार्मिक समुदाय को टारगेट नहीं करता है। भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कानूनी प्रावधान किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक पर एक सवाल के जवाब में कहा था, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमान भी पहले के कानून के मुताबिक भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। शाह का कहना था कि हाल के वर्षों में करीब 566 मुसलमानों को इसी तरह से भारतीय नागरिकता दी गई है। भारतीय नागरिकता के लिए प्रावधान 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद और 1 जुलाई 1987 के पहले जिन लोगों का भारत में जन्म हुआ है वो भारतीय नागरिक कहलाएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इनके माता पिता कहाँ के नागरिक थे या हैं। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में जन्म लेने वाला ऐसा शख्स जिसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी नागरिक भारतीय है, वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हों या कम से कम कोई एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो तो वो भारतीय नागरिक कहलाएगा।
भारत की नागरिकता रजिस्ट्रेशन के जरिए भी पाई जा सकती है। भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 7 सालों से यहाँ रह रहा हो, वो रजिस्ट्रेशन के जरिए नागरिकता पा सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसका भारतीय नागरिक से विवाह हुआ हो और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले कम से कम 7 सालों से भारत में रह रहा हो, ऐसे व्यक्ति के छोटे बच्चे जो भारतीय नागरिक हैं। साल 1964 से 2008 के दौरान 4.61 लाख भारतीय मूल के तमिलों को भारतीय नागरिकता दी गई है। वर्तमान में करीब 95,000 श्रीलंकाई शरणार्थी तमिलनाडु में रहे हैं। उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा राशन, अनुदान और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। पाकिस्तान या अन्य देशों से ज्यादातर गैर मुस्लिम नागरिक धार्मिक या पर्यटन वीजा पर भारत आते हैं और यहीं रह जाते हैं। ऐसे शख्स नागरिकता के लिए आवेदन भी करते हैं, लेकिन किसी वजह से नागरिकता नहीं मिलने की स्थिति में ये लोग अधर में लटक जाते हैं। वीजा और पासपोर्ट एक्सपायर होने की वजह से अपने देश भी नहीं लौट पाते हैं। इधर भारत की नागरिकता न मिलने की वजह से यहाँ मिल रही सुविधाओं का अधिकार भी हासिल नहीं कर पाते हैं। कि CAA को आप सिर्फ CAA से नहीं, CAA को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना जरूरी है। आसाम में जो NRC हुआ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड में 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए। वहां के मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि उन 10-12 लाख हिंदू भाइयों बहनों को बगैर डॉक्यूमेंट के CAA के तहत उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब जो 1 से 1.5 लाख जिन मुसलमानों के जहां नाम नहीं आए, वो तो एक्ट में नहीं आएंगे CAA में, उनको तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। 2004 में केंद्र सरकार ने 1965 और 1971 के युद्धों के कारण विस्थापित हिंदू या उन हिंदू शरणार्थियों के संबंध में गुजरात और राजस्थान के 6 कलेक्टर्स और गुजरात सरकार को नागरिकता देने की शक्ति सौंपी थी, जो 5 साल पहले पाकिस्तान से आए थे। पिछले 2 वर्षों में 9 राज्यों में 30 से ज्यादा कलेक्टर और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत तीनों देशों से आने वाले गैर मुस्लिम 6 समुदायों भारतीय नागरिकता देने की शक्तियां दी गई हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक तीनों देशों के 1414 गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता दी गई है। CAA जब लागू होगा तब पश्चिम बंगाल और असम जैसे सूबे में खूब सियासत होगी, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक देश एक कानून लाने की वकालत की है। CAA लागू होने की टाइमिंग पर सवाल उठने लगे हैं। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कहा कि अगर CAA से नागरिकता रद्द हुई तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। এটা হচ্ছে বিজেপির লুডো খেলার ছক্কা। রাজনীতির আগে ভাবছে আমি করলাম ছক্কা। আপনাদের সব নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করে দিয়ে, সব অধিকার ক্যান্সেল করে দিয়ে, হাজারবার আমরা মানছি না, আমরা মানবো না। একটা মানুষ যদি অধিকার পায় আমি খুশি হব, কিন্তু একটা মানুষ যদি বঞ্চিত হয় তার সামনে দাঁড়িয়ে আমি তাকে শেল্টার দেবো। বাংলা থেকে বিতাড়িত কাউকে আমি করতে দেব না। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि संविधान में हर व्यक्ति को उसके धर्म पालन करने का अधिकार है। दिग्विजय सिंह ने CAA को भारतीय संविधान के खिलाफ बताया। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटो। संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। इसलिए अगर किसी कानून में धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। अगर इस कानून पर चुनावी असर की बात करें तो राजनेताओं का दावा है कि पश्चिम बंगाल की 42 सीट, असम की 14, त्रिपुरा की 2 और जम्मू कश्मीर की 5 सीट पर इसका असर पड़ सकता है। इस वजह से राजनीतिक दलों को लग रहा है कि अगर चुनाव से ठीक पहले CAA लाया गया है तो इसके पीछे बीजेपी सरकार की कोई मंशा है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हो गया। CAA आज कोई नया नहीं है हम सबके लिए, पहले से इस बारे में सुनते समझते आ रहे हैं, पहले से इन चीज़ों पर काम होना था, ये भी चीज़ें आ रही थी। जब शुरुआत हुई थी इसकी तब भी यही सारी बातें निकली थी और आज भी वही विरोध आ रहा है। देखिए, सबकी अपनी एक अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन ये वाकई कितना हितकारी है, एक सवाल को समझने की ज़रूरत है कि नागरिकता देने की बात हो रही है, किसी की नागरिकता
छीनने की बात नहीं है तो फिर विरोध क्यों है? और यदि किसी एक कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं से यदि ऐसे विरोध के स्वर आ भी रहे हैं तो वहां से उन चीजों का क्या कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता? मुझे लगता है इसका जवाब बिल्कुल मिलना चाहिए। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे रोहित पाल सिंह। रोहित जी का बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेश कुमार दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। सपा का पक्ष रखने के लिए रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। AIMIM प्रवक्ता इनाम हुसैन हमारे साथ जुड़े हैं। इनाम जी आपका भी बहुत स्वागत है। TMC का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में सोफिया खान, फिलहाल हमारे साथ जुड़ी नहीं है, उनका भी स्वागत करते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से अनामी शरण हमारे साथ जुड़े हैं। अनामी जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजेश जी आपसे करना चाहती हूं, और इसलिए भी क्योंकि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अभी हमारे साथ नहीं जुड़ी है। राजेश जी, जो विरोध आ रहा है, या तो कहा जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ अपनी मनमर्जी करती है, और CAA को लेकर जो एक क्राइटेरिया बनाया गया है उसमें विरोध विपक्ष का क्यों हो रहा है? नागरिकता देने की बात है, नागरिकता किसी से छीनने की बात नहीं है। अब दूसरे स्टेट में चले जाएं, हम पूर्वोत्तर में चले जाएं, हम आसाम, त्रिपुरा, तमाम जगह को इंक्लूड करें तो ये बात सच है कि बहुत सारी चीजें हैं जिस पर क्लियरेंस मिलना जरूरी है। लेकिन फिलहाल जो चीज यहां से इंप्लीमेंट हुई है 3 स्टेट्स के लिए गैर मुस्लिम जिनको यहां दिया जाएगा, उसमें कहां आपत्ति है? देखिए राखी जी, आप तो विद्वान एंकर हैं और इसको CAA को बहुत ही अच्छे ढंग से अभी आपने अपने ब्रीफिंग में रखा। आपने देखा कि यह CAA का कानून भारत सरकार ने कब बनाया, भारतीय संसद ने कब पास किया? दिसंबर 2019 में। और आज जब हमारे देश के महान जन नेता आदरणीय राहुल गांधी जी न्याय यात्रा के माध्यम से इस लगभग 10 वर्षों में यह मोदी सरकार ने जिस तरह से जुमलेबाजी करके जनता के साथ जो वादा खिलाफी किया उसको लेकर के, और जो इनकी गलत नीतियां रही उसको लेकर के देश में जो आगे आने वाला चुनाव है उसमें कुछ मुद्दे खड़े हो गए। वो मुद्दे हैं, सबसे बड़े मुद्दे हैं बेरोजगारी के, भ्रष्टाचार के, किसानों की जो समस्या है और महंगाई की। इसके साथ साथ जो सामाजिक समरसता के न्याय का मामला उभरा है, इसका ये मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। ये अपना केवल गाल बजाने के लिए जो सत्ताधीश हैं ये जरूर कहते हैं कि हम एक अकेला सब पर भारी, लेकिन किस तरह से आप देख रहे हैं कि ED, CBI, ये वो सबका जो सरकारी तंत्र है उसका दुरुपयोग करके किस तरह से विपक्ष में कार्यरत, विपक्ष में काम करने वाले नेताओं को एक बारी बारी से अपने दल में मिलाते जा रहे हैं। ये कितना भारी है ये दिख रहा है। अब जैसा कि आपने देखा, इसी जुमलेबाजी के तहत इन्होंने देश से वादा किया था कि स्विट्जरलैंड में जो स्विट्जरलैंड के बैंक में जो वहां खातों में पैसे देश के जमा हैं उसकी सूची हम उजागर करेंगे। वो सूची तो ये उजागर करने में विफल रहे, लेकिन इन्होंने स्टेट बैंक के माध्यम से जो चुनावी बांड के रूप में बहुत बड़ा धनावधोहन किया और भ्रष्टाचार किया है, उस सूची को छुपाने के लिए ये लग गए। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी स्टेट बैंक पर जो इनका अधिकार है भारत सरकार का, उसका दुरुपयोग करके ये चुनाव से इस मुद्दे को टालने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानबाजी करने के लिए, गलत प्रयास करने के लिए स्टेट बैंक को इन्होंने लगाया। लेकिन ज्यों ही कल आपने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस जनता के मुद्दे को, और जिसमें भ्रष्टाचार की भू है, उसको जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए इनकी इस कुत्सित प्रयास पर विराम लगाया। त्यों ही आपने देखा होगा कि देश के सभी बड़े न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज आने शुरू हो गए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद से ही, कि अब जो है देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश को संबोधित करने वाले हैं, कुछ ही क्षणों में संबोधित करने वाले हैं। इसका केवल ये जो इनका चुनावी रणनीतिकार लोग हैं उनका केवल यह था कि अब इनके भ्रष्टाचार पर जो ये फोकस आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसको कैसे ध्यान भटकाने का काम करें। लेकिन इनको लगा कि हमको डायरेक्ट जा करके इसका
इसके बारे में चर्चा करना या इसकी घोषणा करना उचित नहीं है। तो इन्होंने जो 2019 में, दिसंबर 2019 में जिस कानून को, सीए कानून को भारतीय संसद ने पास किया था, उसको जो है नियमावली बनाने के नाम पर दबाए रखा। और जब चंद दिनों में देश के सामने चुनाव है, देश की जनता चुनाव के माध्यम से अपना भविष्य तय करेगी और भारत सरकार किसके हाथों में होगी उसको तय करने जा रही है। तो इन्होंने ध्रुवीकरण करने की नीयत से ये सीए कानून का जो है को अमली जामा पहनाने के लिए, मतलब आप ये कहना चाहते हैं, बहुत संक्षेप में जो मैं समझी हूँ आपकी बात को, कि इस समय इलेक्शन है, एक तो उसको भुनाने के लिए सीएए को सीधे सामने रखा, दूसरी चीज लगातार जो चुनावी बॉन्ड को लेके जो जिस तरह से पूरे जाल में फंस रही थी पार्टी, या जो जिस तरह से लग रहा था उनको, उसको ढांकने के लिए ये तमाम चीजें आई हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। बहुत रोहित जी हमारे साथ जुड़े हैं? रोहित जी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। ठीक है, इनाम हुसैन जी, अगला सवाल आपसे, और आपसे इसलिए क्योंकि मैं पहले उन्हीं लोगों से बात करूंगी आज चर्चा में जहां से विरोध की बातें आई हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कई सारे सवाल उठाए हैं, उन्होंने भी कई प्रश्न उठाए हैं। आखिर क्यों विरोध है? मतलब गैर मुस्लिम ठीक है, लेकिन वो क्राइटेरिया दिया गया है कि 3 जो देश हैं उनके लिए है। यहाँ पर AIM को आपत्ति क्यों? देखिए, दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जो CAA जो है ना, इसे NRC से जोड़ना पड़ेगा। जब भी हम बात NRC की करते हैं तो ज़्यादातर ये बात आती है कि NRC की तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो NRC से ही कनेक्ट है सारी बात। अब आप समझिए कि मैं 2 मिनट लूँगा आपसे। राम और रहीम NRC में कागज़ दिखा नहीं पाए, डिटेंशन कैंप चले गए। आपको याद होगा अमित शाह जी ने कुछ वक्त पहले संसद में कहा था कि सभी धर्मों को डरने की ज़रूरत नहीं है NRC में, सिवाय मुसलमान के। उनका मतलब ये था, जो डिटेंशन कैंप में जाएंगे, राम और रहीम जाएंगे, दोनों के कागज़ नहीं होंगे, वहाँ CAA काम आएगा। कैसे काम आएगा? राम से कहा जाएगा कि आप एक फॉर्म चॉइस करें, फॉर्म भरें, बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान, उस पर लिखा होगा उस देश के हम सताए हुए हिंदू हैं, तो हमें यहाँ इंडिया की नागरिकता चाहिए। तो इस तरह से उनको नागरिकता मिलेगी। हमारा सवाल उनकी मानसिकता पे। और दूसरी बात, आर्टिकल 14-15 का तो कोई बात ही नहीं कर रहा, तो क्या तो वो पन्ने हम फाड़ के फेंक दें? आप समझिए राखी जी, आर्टिकल 14-15 की कोई बात ही नहीं हो रही, क्या तो पन्ना फाड़ के फेंक दें? वो ये कहा जाए कि आज से उस आर्टिकल 14-15 की बात नहीं होगी क्योंकि मोदी सरकार ने उसे बंद कर दिया गया है। रही बात इनके वादों की, चुनाव के वक्त वादों की, तो इनके ने वादे बहुत सारे हैं। 15 लाख आया अकाउंट में, बताइए, काला धन आया। और मोदी जी ने कहा था हम अपना नोटबंदी के बाद 100 दिन का वक्त मांगा था, 100 दिन में आप चौराहे पे आके ये करना। क्या हुआ उस चीज़ का? तो राम मंदिर का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। उनका राम मंदिर का मुद्दा बचा नहीं। अभी ज्ञान वापी लेके आएंगे, ईदगाह लेके आएंगे, CAA लाएंगे। धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। कर्म के नाम पे क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि कर्म कुछ किया ही नहीं ना इन्होंने, तो धर्म की राजनीति करी है। इसलिए हम उनकी मानसिकता के खिलाफ है। हमें CAA से कोई दिक्कत नहीं है। अगर तरीके से CAA का कानून पहले भी चल रहा था, कि पहले कोई आए नहीं देश के अंदर, पहले भी आए, अब क्या दिक्कत है? लेकिन ये इसको भुनाते हैं, ये चुनाव के वक्त लेके आते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं। सब थोड़ा असम बंगाल की बात है, ये इस चीज़ को भुनाएंगे, आगे लेके आएंगे, मुसलमान जो विरोध करेंगे, यही तो चाहते हैं। मतलब मोदी सरकार का मतलब पूरी कहानी यही है कि मुसलमान विरोध करें, ध्रुवीकरण हो और हम चुनाव जीत जाएं। जाहिर बात है, धर्म के नाम पे राजनीति होगी तो हिंदुस्तान में हिंदू ज़्यादा हैं, तो वही जीतेंगे। फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सेक्युलर बनने की बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ किया विकास उन्होंने? लिंचिंग की जा रही है एक धर्म के लिए। आप देख रहे, किसानों पे जुल्म ज्यादती की जा रही है, यहाँ नहीं बोल रहा। हमारे देश के अंदर इतनी जुल्म ज्यादती हो रही है, यहाँ ना देखते हुए पड़ोस पर नजर जा रही है। ये कौन सी नज़र है आपकी? पहले देश को देख लें। हम अपने घर के लोगों को देख नहीं पा रहा और पड़ोस की बातें कर रहे हैं। ये मानसिकता के खिलाफ रहेंगे। हमारे असद साहब हमेशा इस बात के खिलाफ रहेंगे और हमारी जंग जारी रहेगी। ठीक है, चलिए रविंद्र जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी यार रविंद्र जी, बहुत आसान भाषा में जितना CAA को समझे हैं उसमें ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यहाँ पे जो गैर मुस्लिम हैं, जो प्रताड़ित हुए हैं या उनको ऐसी प्रताड़ना दी गई है, वो यदि आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। मुझे समझ में आ रहा है, इस बात का तो मुझे नहीं लगता कि कोई विरोध कर रहा है। कुछ और तथ्यों पे इसके जा रहे हैं, वहां से ऑब्जेक्शन आ रहा है। क्योंकि एक तरह से आसान भाषा में इसको समझेंगे तो अच्छा है भाई, जो लोग प्रताड़ित हैं वहां पर या गैर मुस्लिम हैं या उनको तकलीफ दी जा रही है, वो अच्छे से नहीं है वहां पर,
आना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये अच्छा ही है। इसी के क्रम में जो राकेश जी आपने बोला, अगर प्रताड़ना कहीं हुई है भारत मूल के लोगों की, सबसे ज्यादा श्रीलंका में हुई है, खासकर हिंदुओं को हुई है। जो इन्होंने संशोधन 2019 में किया, तो श्रीलंका का नाम क्यों नहीं जोड़ा? उसमें 3 देशों के नाम जुड़े हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनकी नीयत केवल और केवल ध्रुवीकरण की थी। अब अगर भारतीय संविधान को देखते हैं तो भारतीय संविधान में कोई भी कानून धर्म आधारित कानून नहीं बन सकता है। तो जो ये संशोधन लेके आए हैं, ये आज का नियम तो है नहीं, 1955 का है, क्योंकि स्वतंत्र भारत में नागरिकता प्रदान करने का कोई नियम नहीं था। 1955 में बनाया गया। 1986 में एक बड़ा संशोधन हुआ कि जो भारत में पैदा होगा यही यहाँ का नागरिक हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसमें 3 बार छेड़छाड़ किया। एक बार 2003 में छेड़छाड़ किया, एक बार 15 में किया, फिर 19 में किया। ये संशोधन थे उनके। जो आखिरी संशोधन लेके आए हैं ये केवल 3 देशों पे आधारित है, और हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी पे आधारित है, जैन। तो इसमें से अगर आपने मुस्लिम को छोड़ दिया तो 3 देश को में आप चौथा देश श्रीलंका क्यों नहीं कर सकते थे? दूसरा, अगर 3 देश आपने किया, 3 देश में अगर आपने मुसलमान को छोड़ दिया तो भारत के संविधान के खिलाफ चले गए। अब दूरगामी परिणाम देखिए कि अगर ये कानून हम लेके आते हैं, इस कानून के कारण सेंट्रल एशिया में हमारी बहुत बड़ी वर्क फोर्स रहती है, चाहे स्किल्ड हो चाहे नॉन स्किल्ड हो, बहुत बड़ी वर्क फोर्स वहां पे रहती है। तो अगर इसका विरोध होना शुरू हुआ इंटरनेशनल स्तर पे, तो हमारी उस वर्क फोर्स का क्या होगा जो सेंट्रल एशिया में काम कर रही है। दूसरी बात, अगर आपको नागरिकता ही प्रदान करना था तो पिछले 10 सालों में 8 सालों में 10 लाख लोगों से ज्यादा 10 लाख से ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दिया है, भारतीय मूल के लोगों ने। तो पहले तो ये संसद में विचार विमर्श करना चाहिए था कि हमारे देश के लोग हमारी नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं, तो हम उनकी नागरिकता को क्यों बात करें। तो दूरगामी परिणाम है। एक तो ये हमारा संविधान विरोधी है, दूरगामी परिणाम देखे तो हमारी विदेश नीति को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। अनामी जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अनामी जी, सीएए को लेकर जब से पास हुआ संसद में तब कुछ चीजें आई, उसके बाद थोड़ी सी ठंडक थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि चीजें होंगी, ये तो पता था कि आज नहीं तो कल होगा। लेकिन एक तो बार बार विरोध मुझे जो अब समझ में आया है पूरा विपक्ष का भी, एक तो चुनाव के एन पहले इस वक्त पे आपने इसको लागू कर दिया। हाल ही में हमने देखा कि चुनावी बॉन्ड को लेकर किस तरह से चीजें अभी हुई हैं, उसको लेकर भी सारी चीजें सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं ढांकने का प्रयास है जो इनके भ्रष्टाचार हैं। अब वो जो भी है, लेकिन इसके एक पहलू को समझा जाए तो यदि प्रताड़ना की दृष्टि से देखते हैं तो ठीक है, लेकिन अभी जैसे कि रविंद्र जी कह रहे थे कि फिर आप श्रीलंका को क्यों छोड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि क्या कोई ऐसा डिसीजन हो गया है जिसपे सिर्फ विरोध देखने को मिलना है, या कहीं सिर्फ मुस्लिम वर्ग को भी मैं सीधे यदि नाम लेके बात करूं तो उनका कौन सा ऐसा बड़ा हित है जिसके लिए इतना वो विरोध कर रहे हैं। वाकई में यदि उनको छोड़ा गया है, ओवरऑल पूरा देखें तो ये संविधान के खिलाफ गया, अभी रविंद्र जी ने भी बोला, तो कहीं कोई कमी रह गई है क्या? देखिए, ये लागू होने वाला है नहीं। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और देश के सामने अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए ये एक चुनाव के समय लागू किया है कि लोग इनके मुद्दों पर बात न करें, लोग बेरोजगारी पे बात नहीं करें, इनके भ्रष्टाचार पे बात न करें, केवल हिंदू मुस्लिम का क्रिकेट खेलते रहे। ये केवल देश को बेवकूफ बनाने के लिए किया गया है। ज्यादा विरोध होगा तो वापस रख लेंगे। ये 70 साल पुराना मामला है, 55 से चलता आ रहा है, और ये 5 साल पहले इन्होंने चुनाव के 5 दिन पहले इन्होंने लागू किया है। तो लागू करने का कोई मंशा नहीं है, केवल लोगों को बेवकूफ बनाना है। चुनाव में अपनी असफलताओं को छिपाने का एक तरीका है कि कोई इस पर बात न करे। इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो बात चल रही है, इनकी पूरा फेस सामने खुल रहा है, उसे पर लोग चर्चा न करे। और मीडिया विपक्ष भी को भी चाहिए कि इस पर बात न करे, इससे ज्यादा वो उनके भ्रष्टाचार पे बात करे, क्योंकि ये लागू होने वाला ही नहीं है, क्योंकि श्रीलंका को छोड़ दिया है और केवल 31,000 लोग अभी इनका एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। ये कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं है जिस तरह से ये कर रहे हैं वो। और नागरिकता का भी नियम इतना बड़ा कानून बना दिया है कि नागरिकता लेना भी इतना आसान नहीं है। और सबसे अभी जो भाई साहब ने कहा ना, वो मुझे पूरी तरह सहमत हूँ कि 2011 से अब तक
20 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है और 1980 से लेकर अब तक 40 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ दी है, जिसमें ज्यादातर अमीर हैं और ज्यादातर गुजरात के हैं। 28 लोग में 28 लोग गुजराती फरार हैं जिनके ऊपर जांचें चल रही हैं, लेकिन वो कुछ नहीं, करोड़ों रुपए खाकर भाग गए। 32 लोग भागे हैं जिसमें 28 लोग गुजरात के हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये सिर्फ बेवकूफ बनाने की बात चल रही है। यहाँ पे यही चर्चा करनी है तो हमें ये चर्चा करनी चाहिए कि 40 लाख लोगों ने क्यों नागरिकता छोड़ दी। और सबसे सर्व की बात है कि पाकिस्तान में नागरिकता ली है, तुर्की में ली है, बांग्लादेश में नागरिकता ली है, ऐसा नहीं है। तो हमें इस चीज को सोचना चाहिए। कुछ और स्टेटमेंट्स भी, और मुद्दा है। अनामी जी ये बात सच है, कुछ और स्टेटमेंट्स भी आए हैं, इवन पाकिस्तान से भी स्टेटमेंट्स ऐसे आ रहे हैं। वहां तो बहुत कहा गया है कि यदि भारत में कोई प्रताड़ित हो रहा हो, कोई परेशान हो रहा हो, तो हमारे यहाँ आ जाइए, हम दे देते नागरिकता। तो इस तरह की बातें होने लगी तो मुझे तो लगता है कि क्या मजाक हो रहा है सीएए का। सब अपनी अपनी राय अलग तरह से दे रहे, बहुत वाकई में डेप्थ में जाके समझने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है लगातार अभी जब से हम चर्चा कर रहे हैं सीएए पर, सोफिया जी, विरोध निश्चित तौर पर विपक्ष का हो सकता है, विरोध मुस्लिम्स का भी हो सकता है। असम में भी काफी विरोध देखने को मिला, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, तमाम चीजें आ रही हैं, ठीक है। एक पहलू इसका समझा जाए कि यदि कोई प्रताड़ित है, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूं कि जो प्रताड़ित हैं, जो शरणार्थी आना चाहते हैं, उनके लिए ये एक यदि वो आ रहे हैं और नागरिकता दी जा रही है तो वो गलत नहीं है। दूसरे पहलू पर जाते हैं तो बहुत सारी परते दर परते इसके पीछे की चीजें जिसको लेके विरोध हो रहा है। ममता बनर्जी ने सबसे ज्यादा नाराजगी दिखाई है और बहुत क्लियर शब्दों में उनको मैंने सुना भी, बहुत साफ बोला है कि ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो पाएगा। क्या चाह रही है टीएमसी इस वक्त, और मुख्य रूप से जो बड़ी आपत्ति है वो कहां है? नमस्कार। देखिए, नागरिकता संशोधन कानून या सीए जिसके नाम जो हम जानते हैं, ये एक सिर्फ उल्लंघन नहीं बल्कि एक लोकसभा चुनाव का एक बहुत बड़ा एक ट्रिक है, मुझे लगता है भाजपा, क्योंकि ये जो होना था ये 2019 में हो सकता था, लेकिन इसको रखा गया था ताकि लोकसभा चुनाव से पहले एक हुकुम का इक्के के जैसा इसको इस्तेमाल किया है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, जहां पर हर एक धर्म, हर एक समुदाय के लोगों को समानता का अधिकार हमारे कानून में दिया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से दिया गया है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं उल्लंघन करती हुई नजर आई है ये भाजपा पार्टी फिर से एक बार। और 2014 के बाद जो मुस्लिम समुदाय के अंदर जो डर था, वो कहीं ना कहीं वो डर को सच करते हुए ये नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर बार मुस्लिम समुदाय के साथ एक अलग ही भाजपा का जो रवैया रहा है, वो लिंचिंग हो या वो किसी प्रकार का भी चीजें बार बार आती हैं देश में, वो दंगे हो या जो कुछ भी हो, तो ये एक बार फिर से कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया है, एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट किया गया है, पर्टिकुलर राज्यों को टारगेट किया गया है, बंगाल और असम को यहाँ पर ध्रुवीकरण करने की इनकी एक जो साजिश नजर आ रही है वो बिल्कुल साफ है। और ये कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव से पहले, अभी लोकसभा चुनाव को महीने भर भी नहीं है, उससे पहले इस चीज को सामने लेके आना, ये साफ साफ नजर आता है कि ये बिल्कुल एक प्लान के तौर पर किया गया है। देश में हो सकता है कहीं ना कहीं दंगे करवाने की और एक माहौल को बिगाड़ने की इनकी जो चेष्टा है भारतीय जनता पार्टी की, ये कहीं ना कहीं एक प्लानिंग के तहत किया गया है। और अगर आपको किसी को देना भी है यहाँ का सिटीजन, देखिए यहाँ के खुद के सिटीजन जो है 1,40,00,000 लोग जो यहाँ पर हैं, उन लोगों को सबसे पहले आप जॉब दीजिए, उनको नौकरियां दीजिए। 2 करोड़ की नौकरी की आपने जो वादा किया था वो तो आपने दिया नहीं, लेकिन और भी ज्यादा यहाँ नागरिकता देने के बाद सबसे पहले हम अपने देश के जो लोग हैं उनके साथ न्याय कीजिए, उसके दूसरे लोगों के बारे में हम सोचेंगे। अच्छी बात है, इनकी सोच अच्छी है कि जो लोग प्रताड़ित हैं उनको बुलाया जाए, लेकिन जितने लोग प्रताड़ित हैं वो सिर्फ धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं है, उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं। लेकिन आपने 6 धर्मों को का नाम दिया है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, उसमें आपने मुस्लिम समुदायों के एक बार फिर से आपने उसमें बात देकर कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय का जो डर है उसको सच होता हुआ आपने साबित किया है। ठीक है, चलिए
रोहित जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष बहुत ज़रूरी था आज, क्योंकि जवाब तो सारे उन्हीं से लेने थे, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं लगातार उन्हें कनेक्ट करने की। राजेश जी, एक बार फिर आप ही के पास रुक करूंगी, और मुझे ऐसा लग रहा है लगातार विरोध तो देखिए शुरू हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी ने इसे जिस भी तरह से सामने लाए हों, लागू किया हो, उनकी जो भी मंशा हो, इसके पीछे वो तैयार हों कि ये वापस होगा कि नहीं होगा, कि क्या चीज़ें होंगी, हमने क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी, लेकिन प्रथम दृष्टया तो उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ को कर दिया है और इसको लेके सारी चीजें आगे बढ़ जाएंगी। अब क्या होता है जब किसी चीज को लेकर सराहना भी मिल जाए और विरोध भी होने लगे, तो ये देखना पड़ता है कि विरोध कहां और कितना हो रहा है। असम में करीब 30 संगठन है, हो सकता है इससे ज्यादा भी अब आंकड़ा बढ़ गया हो, लगातार वो सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं इन तमाम चीजों को लेकर। तो निश्चित तौर पर ये पार्टी को भी इस वक्त समझना होगा, भारतीय जनता पार्टी को, देश की जनता को भी समझना होगा, सभी स्टेट से मैं तो ये कहूंगी उन्हें भी ये समझना होगा कि इस चीज को लाने की मंशा और जिस तरीके से लाया जा रहा है, यदि कोई एक बड़ा कहते हैं ना कि कोई ऐसी चीज है जो सामने रखकर उठाई जा सकती है, जो जन जन उसको समझ ले, मुझे लगता है वो करने की जरूरत है। यदि तमाम विपक्ष को आपत्ति है, या असम में भी आपत्ति हो रही है, या त्रिपुरा, तमाम जगह की मैं बात कर रही हूं, तो मुझे लगता है वहां से ऐसी आवाज आनी चाहिए कि एक कहते हैं ना हिट करके जाए कि हाँ यहां पर गलत डिसीजन हुआ है। अन्यथा सारी चीजें जा रही हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को नहीं पता होगा कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो गया है? सोफिया जी ने भी वही बात बोली, इनाम जी ने भी वही बात बोली। फिर कैसे संविधान की चीजों को एक तरफ रख सकती है पार्टी? कुछ तो है इसके पीछे। देखिए राखी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। हमारा देश एक सेकुलर राष्ट्र है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी जो है धर्मनिरपेक्ष संविधान की शपथ लेकर के सरकार चला रहे हैं। तो जो संविधान में व्यवस्थाएं हैं उसका उल्लंघन कैसे किया जा सकता है? यह तो देश के प्रति प्रेम रखने वाला देश का एक एक नागरिक इनके इस निर्णय को जो है इनकी नीयत से जोड़ करके देख रहा है, इसलिए सवाल इनके नीयत का है। अब आप देखें तो जो इन्होंने ये सीए कानून बनाया है, इसके कई मामलों को लेकर के केवल वो एक धर्म विशेष की ही बात नहीं है, इसके कई मामलों को लेकर के प्रश्न उठ रहे हैं। पहला तो इनके समय को लेकर के प्रश्न उठ रहा है कि चुनाव के समय इन्होंने किया। दूसरा प्रश्न यह है कि जो इन्होंने बनाया है नियमावली, उसमें आप देखेंगी तो उसमें राज्यों को इन्होंने अधिकार विहीन बना दिया। यह हमारा देश जो है ये संघीय ढांचों का देश है, इसमें प्रदेश सरकारों के अधिकारों का आप हनन कर करके कोई जो है संविधान में कैसे व्यवस्था कर सकते हैं? तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो राज्यों को भी इस मामले में इन्होंने इस सीए कानून में अधिकार विहीन कर दिया है। तीसरी बात जो है, जब ये हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, हम सभी विपक्ष के लोग और देश के एक एक व्यक्ति जो देश से प्रेम करने वाले लोग हैं, उनमें एक प्रश्न है कि आज हमारा सबसे नजदीक का पड़ोसी मुल्क श्रीलंका है, वहां हमारे तमिल हिंदी भाषी हिंदुओं के साथ जो अमानवीय व्यवहार हुए, जहां से वो पीड़ित होकर के हमारे तमिलनाडु में जो शरणार्थी आए पड़े हैं, उनके साथ ये सीए कानून क्यों भेदभाव कर रहा है? ये क्या हमारे जो वो श्रीलंका से आए हुए हमारे हिंदू भाई हैं, वो चूंकि दक्षिण भारत में आपका सुपड़ा साफ है, आपको कोई वर्कर नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका दक्षिण भारत की समस्याओं से क्या दक्षिण भारत देश में नहीं है क्या? आप कैसे मुख मोड़ सकते हैं? इसलिए भी यह भेदभाव की बात जो है सामने आ रही है। और चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि जो है जब हमारा देश का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, तो उसमें धर्म के आधार पर कोई भी कानून कैसे बनाया जा सकता है? ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप बैस जी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और प्रदीप जी, सभी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्य रूप से 3-4 चीजें हैं जो मैं उठाऊंगी सबकी तरफ से और उस पर जवाब चाहूंगी। सबसे पहली बात तो सीएए को लेकर यही बात आ रही है कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया है सरकार ने, संविधान से एक तरफा आप चले गए। दूसरी चीज ये कि यदि आपने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का जिक्र किया है, यहाँ के जो गैर मुस्लिम हैं, जो प्रताड़ित है, शरणार्थी हैं, उनके लिए बात की है, तो आपने श्रीलंका को क्यों छोड़ दिया? तीसरी चीज, साउथ में स्टेट वाइज, जैसा कि अभी कह ही रहे थे राजेश जी, आपने उन लोगों को क्यों ऐसी स्थिति में छोड़ दिया है
कि वो ना कुछ कर सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं। तो देश में जो चीज़ें हैं मुझे लगता है वो एक अच्छे राय मशवरा डिसीजन के थ्रू होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है, इसीलिए विरोध हो रहा है। असम में देखिए 30 से ज़्यादा संगठन जो हैं वो लगातार प्रदर्शन पर उतर चुके हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो पूरी चर्चा में निकल कर आई, 2019 से ये चीज़ें हुई जब संसद में पारित हुई, आज इसको 2024 में आकर इलेक्शन के ठीक पहले क्यों रखा गया? नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ प्रदीप जी आ रही है, बोलिए। देखिए, ये अभी उन्होंने बोला कि लोकतंत्र में और सेकुलर, जो दो शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, तो शायद मुझे नहीं पता कि ये विपक्ष इसका विरोध केवल विरोध या चर्चा में बने रहने के लिए कर रहा है या क्या कर रहा है। हमारी घोषणा चुनाव के पहले थी, हम एक राजनीतिक दल है, हमारा एक बहुमत है और हम उस बहुमत का प्रयोग करके सदन में इस कानून को पास करा चुके हैं। अगर लोकतांत्रिक कसौटियों पे ये बात अगर किसी को परेशान करती है तो उसका लोकतांत्रिक व्यवस्था का ज्ञान कम है, पहली बात। दूसरा, अगर आप भ्रम फैलाने की स्थिति को जागृत करते हैं, ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं। पेंडेमिक में 2019 में ये जब चुनाव के बाद जब ये पेंडेमिक की स्थितियां हुई थी तो क्या क्या हुआ था और किस प्रकार से भ्रम फैलाया गया था और कितना उससे जो है कानून व्यवस्था में परेशानी पैदा हुई थी, इन लोगों ने देखा है, समझा है। 2.5 वर्ष लग गए पूरे विश्व को उस पेंडेमिक से बाहर निकलने में। अगर 2.5 वर्ष अतिशयोक्ति है तो 2 वर्ष निश्चित तौर पे लग गए। उसके बाद सरकार का अपना प्रोटोकॉल है, सरकार बहुमत में है, सरकार स्वतंत्र है उसको जब चाहे तब लाने के लिए। अगर इनके पास इतने लॉजिक है कि ये जनता को समझा सके तो इनको चाहिए कि ये वोट मांगे और सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और फिर उस पर चर्चा कराएं। तो अगर आप लोकतंत्र की बात कर रहे हो और देश लोकतंत्र में बहुमत का होता है, उसी को आप साइडलाइन कर करके और केवल अपनी जिद चाहेंगे। प्रदीप जी, ज्यादातर देखिए, प्रदीप जी, इनाम जी हमारे साथ जुड़े हैं AIMIM से और तमाम विपक्ष, क्योंकि मैं काफी देर से चर्चा में जुड़ी हूं। एक जो मुख्य रूप से आपत्ति आई है, इनाम जी ने भी ये सवाल उठाया था, वो कुछ कहना भी चाह रहे थे, अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं पूछ रही हूं आपसे फिर भी। उनका सीधा सा कहना है कि मुस्लिमों के साथ भेदभाव क्यों आपने उनको छोड़ दिया? सीधे मैं बता देता हूँ। मुस्लिमों से भेदभाव इसलिए क्योंकि ये देश एक बार मुस्लिमों इसी जाति के आधार पर बंट चुका था और 2 देश अलग अलग हो चुके थे और वहां पे जो माइनॉरिटीज है उनके साथ ही अन्याय हो रहा है। भारत एक सेकुलर देश है संविधान के आधार पे, लेकिन अगर किसी वहां पे भारत के बहुसंख्यक है यहाँ पे और उनके अल्पसंख्यकों के साथ अगर वो कहीं कोई अन्याय हो रहा है तो वो कहाँ जाएंगे विश्व में? ठीक है, इसलिए ये है। एक अगर मिनट, आपको लॉजिक नहीं पसंद आती है तो जाइए जहां पे आपको जाना चाहिए। नहीं, ऐसे कोई कैसे चला जाएगा प्रदीप जी? किसी उनका अधिकार है, वो यहाँ रह रहे हैं, उनको हम कह देंगे कि आप उठ के चले जाइए, कैसे चले जाएंगे? ओहो, अधिकार की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में बहुमत है हमारा, उस आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। ठीक है जब प्रदीप जी, आएंगे तो आप बदलने का आपको एक मिनट, सोफिया जी कुछ कहना चाह रही है, एक सेकंड, सोफिया जी कुछ कहना चाह रही है, बोलिए। मैं प्रदीप जी को जवाब देना चाहूंगी। ये जो बार बार कह रहे हैं कि लोकतंत्र में ये बहुमत में है, इसका मतलब है ये कहना चाहते हैं कि इनकी हिटलर रूल है, ये जो चाहेंगे वो करेंगे, ये विपक्ष को 0 पर लाके खड़ा कर देना चाहते हैं। यहाँ पर विपक्ष की और आम जनता की आप यही कहना चाहते हैं कि आपने जो कह दिया वो जो है वो बिल्कुल वही होगा देश में। कानून और संविधान का कोई रोल नहीं है। कहना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं कि विपक्ष का यहाँ पे कोई भी से नहीं है, कोई भी कहना नहीं है। आप अगर ये कहना चाहते हैं तो आप कहाँ फेलियर हुए हैं बहुमत के साथ? आपने डिमोनेटाइजेशन में, अरे तो जाइए ना जनता के बीच में समझाइए, नौकरी देने में आप किसानों को इंसाफ देने। ठीक है, चलिए सोफिया जी, एक मिनट। सोफिया जी, कई सारे मेहमान हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, इनाम जी भी कुछ कहना चाहते हैं। इनाम जी बोलिए। प्रदीप जी, आपकी भाषा आपकी मानसिकता बता रही है, आपकी भाषा आपकी मानसिकता बता रही है। जिस तरह मुस्लिम विरोधी बात आप कर रहे हैं, जिसको जाना चाहिए जाइए, तो आप तानाशाह हैं। आपने आज बात, आपने कैमरे के सामने बात बोल दिया, आप तानाशाह हैं। आपकी पार्टी, आपकी सरकार तानाशाह है। कब तक मुस्लिम का विरोध करेंगे? एक बात याद रखिए आप मेरी, आप सुनिए प्रदीप जी, सुनिए। 1947 में ऑप्शन थे हमारे अब्दाद के पास, हमारे पास ऑप्शन थे हिंदुस्तान या पाकिस्तान। हमारे बुजुर्गों ने किया हिंदुस्तान। ऑप्शन थे जिन्ना या नेहरू जी, हमने कबूल किया नेहरू जी। आप हमें बताएंगे कहाँ जाना है, मुसलमानों कैसे जाना है? आप अपने देश में पहले सुधार तो कर लीजिए, 2 करोड़ नौकरी दे दीजिए। 2000 के नोट पे चिपकाए, वो आज तक नहीं बताया आपने।
नौकरी दिया आपने, वो बात कर रहा पड़ोस को मुल्क आने की। अरे घर में खुद खाने को नहीं है, पड़ोस में रोटियां बांट रहे हो। कहाँ से लाते हो मानसिकता? प्रदीप जी, ये सियासी राजनीति अपनी जगह है, ये धर्म की राजनीति छोड़ दी है। अब भाजपा कहने धर्म की राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। इसी नाम पे आप चुनाव जीतते हो। इनाम जी एक मिनट, राजेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी, एक मिनट रुकिए। इनाम जी एक मिनट रुकिए, कांग्रेस का पक्ष आने दीजिए। राजेश जी भी कुछ कहना चाहते हैं। तानाशाह है ना, कब तक करेंगे? ठीक है, चलिए राजेश जी अपनी बात रखिएगा। इनाम जी बस देखिए, कई मेहमान है, उन्हें बोलने दीजिए। इनाम जी देखिए राखी जी, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप जी बोल रहे थे, इनके इस तानाशाही भाषा का हम विरोध करते हैं और हम इनको बताना चाहते हैं कि आपको जो बहुमत के आधार पर सरकार चलाने का मौका मिला है वो भी संविधान के तहत मिला है। तो आप बहुमत के आधार पर इतने स्वतंत्र नहीं है कि आप जो है हमारे संविधान का वायलेशन करें। दूसरी बात, जहां तक हम की बात कर रहे हैं, हम नहीं है बल्कि लोगों में भय व्याप्त है आपके इस रवैया से, इसलिए जो है हम लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, मुझे जितनी बात समझ में आई है, एक मिनट रुकिए, ये बात बिल्कुल सच है। जिसकी सरकार है उसकी जवाबदारी ज्यादा होती है। प्रदीप जी का ये कहना है। प्रदीप जी एक मिनट, मेरी बात को पूरा होने दीजिए। तमाम जो विपक्ष हमारे साथ जुड़ा है, प्रदीप जी की जितनी बात को मैं समझ पा रही हूँ, वो कह रहे हैं कि देखिए जो होना था जो हो गया है, लोकतंत्र है, हमने किया। अब यदि किसी को आपत्ति है या वो अपनी बात रखना चाहता है, वो अपने नजरिए से जनता तक पहुंचा दे। कहीं कोई चीजें होती हैं तो उस पर बाद में देखा जाएगा, वो ये कह रहे हैं। यही बात देखिए मैंने इस पूरी चर्चा में पहले ही बोली थी जब नहीं जुड़े थे प्रदीप जी, कि विपक्ष को मजबूती के साथ जो आपत्तियां हैं या वाकई कुछ गलत ऐसी चीजें हुई हैं या आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ है, वो चीजें मजबूती के साथ रखनी होगी ताकि जन जन तक वो चीजें पहुंचे और तब वो एक बुलंद आवाज के रूप में सामने आएगा, तभी कुछ हो पाएगा। हम इंडिविजुअली यदि सिर्फ राजनीतिक रूप से हम चर्चा करके इसको करेंगे बात, मुझे नहीं लगता उसका कोई समाधान निकलेगा। कुछ कहना चाह रहे हैं रविंद्र जी, आप भी? हाँ बोलिए सर। मैडम देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने जो बातें बोली हैं, वो कोई भी सुन के टेलीविजन पे या निर्धारित कर सकता है कि उन्माद फैलाने वाला शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने। ये जो संशोधन लाया गया है, ये भी उन्माद फैलाने के लिए है, क्योंकि उस संशोधन में जितनी धर्मों के बारे में बात किया गया है, उसमें हिंदू और बौद्ध सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हिंदू सबसे ज्यादा प्रताड़ित है श्रीलंका में, बौद्ध सबसे ज्यादा प्रताड़ित है चाइना में। इन देशों का नाम क्यों नहीं लाया गया? फिर ये लोकतंत्र की परिभाषा समझा रहे थे, तो 2019 में जब ये लाया जा रहा था विधेयक, तब चर्चा क्यों नहीं करने दिया गया? क्यों एक जियो के रूप में पास कर दिया गया, बस इसको विपक्षों के किनारे करके? और ये आपको लोकतंत्र समझा रहे हैं। लोकतंत्र सत्ता नहीं होती है। लोकतंत्र में सबसे पहले संविधान होता है, फिर सत्ता होती है, फिर विपक्ष होता है, फिर कार्यपालिका होती है, फिर न्यायपालिका होती है। अगर ये इस कंफ्यूजन में है कि हम सत्ता में है तो हम लोकतंत्र में है, तो जो इसको अभी बहन ने कहा कि हिटलरशाही है, वास्तव में हिटलरशाही है। इस पर अगर इनका जवाब है कि हम हिटलरशाही करेंगे, तो ऐसी सत्ताओं को पूरे विश्व में मुंह चटा के रखा गया है, तमाम हिटलरों को मुंह चटा के रखा गया है। और ये सच बात है कि ये जो लाने का इनका उद्देश्य केवल उन्माद फैलाना है। और बीजेपी की राजनीति 1924 से जो इनका संगठन, मूल संगठन शुरू हुआ था, केवल उन्मादी राजनीति रही हुई है। रविंद्र जी, प्रदीप जी कह रहे हैं बहुमत कुछ होता है कि नहीं होता है? बहुमत भी तो जनता ने ही दिया होगा, ऐसा वो पूछ रहे हैं। नहीं, बहुमत होता है तो उसमें जो हम ये सत्ता पक्ष के साथ में रहता है, लेकिन जब संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात, तो उसमें विपक्ष भी होता है, कार्यपालिका भी होती है, न्यायपालिका भी होती है। जो सत्ता पक्ष जो कानून बनाता है, विपक्ष से चर्चा कराता है, विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करके रूल नहीं बना लिए जाते हैं। तो इनका चरित्र यही है कि विपक्ष के सांसदों को हटा के बना लेंगे सारे के सारे नियम। राजेश जी एक मिनट आ रही है, एक मिनट। अनामी जी वरिष्ठ पत्रकार है, सबको सुन लिया, बीजेपी का पक्ष भी सुन लिया सर। अब आगे क्या? बहुत बड़ी ताकत की जरूरत है कि कुछ नहीं होना? राखी जी, मैं आपको पहले बोला हूँ कि भाजपा अपने तमाम विपक्षों को छुपाने के लिए चुनाव के समय संशोधन लाया है, और ये पारित नहीं होगा, ये पारित नहीं होगा। क्योंकि चुनाव का पूरा मुद्दा बदल जाएगा, चुनाव के सारे इशू बदल जाएंगे। चुनाव में इनके सफलताओं के बारे में कोई बात नहीं करेगा।
इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में कोई बात नहीं करेगा। इनका लाने का एक मकसद है, 10 दिन विरोध देखेंगे, पूरे देश में उन्माद फैल जाएगा, ये वापस ले लेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये लाने के लिए लाए ही नहीं है, लागू करने के लिए लाए ही नहीं है, ध्यान भटकाने के लिए लाए, ऐसा आप कह रहे हैं। हाँ, मैं तो देख लीजिएगा, 15 दिन में विरोध होगा, पूरा विपक्ष सामने आएगा, ये देखते हुए भी स्टे कर देंगे। नहीं तो चुनाव के समय लाने का कोई मतलब नहीं था। अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए अभी कोई साधन ही नहीं है इनके पास। 15 तारीख को जब इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में सारे नाम आ जाएंगे तब तो विपक्ष बोलेगी, तो उससे पहले इतना हिंदू मुस्लिम करा दो कि सारे वो कर दें। इसलिए इसको लागू नहीं होना है। ये चुनाव के समय केवल इसलिए रखा गया है कि इनकी विफलताओं पर पर्दा डल सके, कोई बेकारी बेरोजगारी वगैरह असफलताओं के बारे में कोई न बात करे, बस हिंदू मुसलमान चलता रहेगा, बस केवल इसके लिए लाया गया है। प्रदीप जी, मैं ये बात बहुत समय से सुन रही हूँ, क्योंकि अमूमन इस चर्चा में कोई ऐसी बात आ जाए, चाहे वो चुनावी बॉन्ड आ जाए, चाहे CAA आ जाए, या देश में कुछ भी हो जाए, हर उस चर्चा में मैं रहती हूँ, बहुत सारे मेहमान जुड़ते हैं। आज वरिष्ठ पत्रकार को भी ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों को ढांकने के लिए जो हाल ही में चुनावी बॉन्ड वाली बात आई है, उसके लिए आप CAA लेकर आ गए। उसके लिए अभी देखिए हरियाणा में कितना बड़ा फेरबदल हो गया, बेरोजगारी, किसानों पर, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। सब लोग यही क्यों कह रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले आपके आखिरी जो सेंटेंस है, बेरोजगारी, किसानों पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, तो मैं उसका बहुत ही जिम्मेदारी से जवाब देता हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि 543 सीटें ही हमारे पास हैं। हमारे पास 303 सीटें हैं 19 के चुनाव की। अगर नंबर घटते बढ़ते हो तो मैं शायद मुझे देखना पड़ेगा। तो जो बचा हुआ विपक्ष है वहां पे, वो सदन में जब चर्चा का समय होता है तो क्या कर रहा होता है? देश देखता है, जनता जो हमें भेजी है, और जनता वो जो मत दे के भेजती है वो भी देखती है। जनता तो देख के निर्णय लेती है। आखिर ये जनता के पास जाते हैं तो किन बातों को लेके जाते हैं? आखिर एकीकृत चर्चा होने कहाँ देते हैं? कभी इनको निकाल देते हैं, कभी इनको निकाल देते हैं, कभी उनको निकाल देते हैं। एक आवाज बोलने की विपक्ष पर ताकत रखा है, आप बोलने कर ले कोई मौका ही नहीं दे रहे हैं उनको। कुछ हुआ नहीं कि उसे पहले सदन को सस्पेंड कर देते हैं। उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन, मैं अकेले बोल रहा हूँ, ये पूरा देश देख रहा है। उनके पास है, ऐसा नहीं है कि तानाशाही हमारे लोकतंत्र में है। तानाशाही की नहीं हो रही है प्रदीप जी। तानाशाही जो है ना, ये आप गलत बोल रहे हैं। तानाशाही नहीं है, ये अपने अधिकार, अपने बहुमत का दुरुपयोग कर रहे हैं। जनता की अदालत पे क्यों नहीं जाते हैं आप? जनता पे क्यों नहीं भरोसा? जनता की अदालत भी ला दी ना, जनता की अदालत के सामने ही तो चुनाव होने वाला है, तो आपने ऐसा मुद्दा ला दिया है कि आपकी विफलताओं के बारे में न बोले। हिंदू मुसलमान का क्रिकेट मैच चलेगा, बाकी आप बेरोजगारी, बेकारी सब ढक जाएंगे। यही बात जनता को अच्छी तरह से समझाना जनता को उल्लू बनाने का एक बढ़िया तरीका मिला है, जिसको लाएंगे, करेंगे। इश्यू पूरा बदल गया। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में कोई नहीं बात करेगा। जितना मैं समझ पा रही हूँ, मैं फिर उसी बात को बोलूंगी। प्रदीप जी का स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है। राजेश जी, क्योंकि कुछ कहना चाह रहे थे, आप ही के पास आती हूँ, अपनी बात रखिएगा इस छोटी सी बात को अपनी पूरी करके। वो साफ तौर पर कह रहे हैं, यदि इतनी आपत्ति हो रही है इस डिसीजन से, और जितने पॉइंट सब लोग यहाँ रख रहे हैं, उस आवाज को ताकत बना के जनता को समझाइए। यदि जनता समझती है, कोई चीजें होती है, तो उसका रिजल्ट हमें इलेक्शन में दिख ही जाएगा। उससे बड़ी तो कोई ताकत है नहीं। राजेश जी। बिल्कुल, मीडिया के माध्यम से भी जा रहे हैं, चुनाव भी सामने है, लेकिन हम आपके माध्यम से प्रदीप जी से यह जानना चाहते हैं कि क्या यह भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट मिला है, बहुमत मिला है, वो हमारे श्रीलंका से आए हुए जो तमिल हिंदू शरणार्थी है उनके लिए नहीं मिला था इनको? दूसरी बात ये कि ये स्विस बैंक के खाते धारकों का तो नाम बता नहीं पाए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है उसको 15 तारीख तक तो देश की जनता को ये स्टेट बैंक के खाते धारकों का नाम बताएंगे ना, जो घपलेबाजी हुई है। ये हमारा प्रश्न है। हम तो जनता के बीच में जाएंगे ही, निश्चित तौर पर सारी चीजें, और जनता की अदालत से लेकर के सारी अदालतों में इनको जो है मुंह की खानी पड़ेगी। देखिए, एक बात तो है, एसबीआई को जो कहा गया था, उन्होंने चीजों को भेजा है। मुझे लगता है 15 मार्च को वो सारी चीजें अपलोड होनी है। उस बीच में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पेज फंसेगा तो फिर वो हमारे और आपके सामने आएगा ही। जब आएगा तो चर्चा निश्चित तौर पर होगी, लेकिन 15 तारीख का इंतजार है, क्योंकि वो अपलोड करने के लिए कहा गया है। एसबीआई ने चीजें भेज दी हैं, जो अपडेट मेरे पास इस वक्त की है। इनाम जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से बोलिए। सोफिया जी भी अपनी बात रखेंगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि लोग ये बोलते हैं कि पहले 5 साल में मोदी जी ने क्या किया। ये मेरा एनालाइज है, मैंने बहुत नोट किया।
पहले 5 साल में लोग नोटबंदी और जीएसटी की बात करते हैं। मेरा मानना है पहले 5 साल में मोदी जी ने हर डिपार्टमेंट में अपने लोगों को डाला और भेजा, उसके बाद हुआ ध्रुवीकरण। आज हर मसले पे देखिए, बगैर चुनाव मुसलमान के नाम पे क्यों नहीं होता, मस्जिद के नाम पे क्यों नहीं होता, पाकिस्तान पे के नाम पे क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बात बहुत कर रहा हूँ, अभी इनकी बात तो फिर रिपीट कर रहा हूँ। प्रदीप जी बार बार क्या बोल रहे हैं, अपने आप को तानाशाह बता चुकी हैं। ये बोल रहा है हम जीते, हमारे पावर है, जो चाहो वो करेंगे, आप चुनाव जीतो। तो साहब चुनाव की बात तो शुरू से कर रहे हैं, ईवीएम में घोटाला है, आप बैलेट पेपर से चुनाव करो। प्रदीप जी पाकिस्तान मुसलमान कब्रिस्तान हटा के ईवीएम मशीन हटा के चुनाव कर सकते हो आप? है दम आप में? नहीं है, नहीं कर सकते। फिर आप घुमा फिरा के गोल गोल घूमोगे। आप पाकिस्तान हटा दो, मुसलमान हटा दो, मंदिर हटा दो, ईवीएम हटा दो, चुनाव जीत के दिखाओ। चुनाव नहीं जीत सकते आप, क्योंकि सारा घोटाला आपका है। पहले 5 साल में आपने पूरा सेटअप करके रखा है। पाकिस्तान कुछ के नहीं समझता कि उनके पास कल के लिए कर्जा चुकाने के लिए पैसा नहीं है। अरे ये देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये चीजें देखिए आगे चल के मजाक ना बन जाए, इसलिए क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले इस चर्चा में कहा था पाकिस्तान से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जो लोग भारत में प्रताड़ित है वो हमारे पास आ जाएं। मैं नहीं चाहती ऐसा कोई भी विषय जो नागरिकता से जुड़ा हो वो कभी मजाक का विषय बने। बहुत गंभीरता से इस पे कुछ ना कुछ बात करने की जरूरत है। लागू कर दिया ठीक है, लेकिन जब बहुत ज्यादा विरोध होगा तो जैसे कि अनामी जी कह रहे थे, देखिए बाद में वापस भी हो जाएगा, तो वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि समय भी हो गया है। सोफिया जी बहुत जल्दी से अपनी बात रख लीजिए, कुछ कहना चाह रही थी। देखिए 10 साल की अगर रिपोर्ट कार्ड हम भाजपा भारतीय जनता पार्टी की अगर रखें तो ये हर जगह ही विफल हुए हैं। अगर हम किसानों की बात करें, हम महिला की सुरक्षा मणिपुर में जो हुआ उसकी बात करें, अगर हम युवाओं की बात करें 43.5% युवा आज भी जो है बेरोजगार हैं, और अगर हम 14% अगर मुसलमानों की बात करें, उसको इस भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में बहुत ज्यादा असुरक्षित कर दिया है अपने ही देश में। उनको ये साबित किया है कि वो एंटी नेशनल्स हैं। मैक्सिमम मुसलमान जो है वो आप कहीं भी देख लीजिए, सोशल मीडिया से लेकर कहीं भी, इनका यही कहना है कि पाकिस्तान जाओ, अगर सिख है तो खालिस्तान जाओ। तो ये जो मानसिकता है भाजपा भारतीय जनता पार्टी की, कहीं ना कहीं ये देश को तोड़ने की जो साजिश है इनकी, ये कहीं ना कहीं जनता जवाब जरूर देगी 2024 के चुनाव में, क्योंकि जनता समझ रही है, जनता जागरूक हो चुकी है। सोफिया जी मैं बीच में रोक रही हूँ, लेकिन फिर उस बात को दोहराऊंगी। 2 ही बात महत्वपूर्ण आई इस चर्चा में। एक तो जो प्रदीप जी ने कही कि यदि इतनी आपत्ति है जनता तक उनको बताइए कि हमने गलत कर दिया है, जनता जवाब देगी, इंतजार करिए लोकसभा के जो नतीजे आएंगे। और उससे पहले सही बात, एक आवाज तमाम विपक्ष से आपत्ति है उस ताकत से लाइए। मैं बार बार बोल रही हूँ, विपक्ष भी अपने आप में पूरी ताकत रखता है। जब वो चीजें पहुंचेंगी जन जन तक, उसका नतीजा हमें लोकसभा में मिलेगा। समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर मिल रहा पूरा अधिकार, सीए पर फिर भी तकरार है। निश्चित तौर पर जो चीज आई है उसमें कई सारे पहलू हैं, आपत्ति की कई सारी वजह है। मुझे लगता है इसको बहुत गंभीरता से सोचने समझने की जरूरत है। वाकई में आने वाले समय में बहुत विरोध होगा, तो फिर यह देखना होगा कि आखिरकार सीएए का क्या होगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।